हेलो फ्रेंड्स। तो आजकल हम सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया संकट में है, महामारी आई वैसे भी एक। तो आजकल हम सब घर पे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो लोग लॉकडाउन की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें घर पर ही रखना पड़ रहा है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं। तो मैं उन्हें सभी बच्चों के लिए मतलब अपने सभी दोस्तों के लिए एक वीडियो लाया हूँ इस चैप्टर पे, लैब प्रोसेस के चैप्टर पे। इस वीडियो में मतलब हम चैप्टर की इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो फिर अब मैं फिर से एक बार फिर से शुरू करते हैं। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है। हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो है लाइफ प्रोसेस के ऊपर। तो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी है। तो ये चैप्टर जो है वो क्लास 10th का है और हम चैप्टर को पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस बाय स्टडी विथ गौरव। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? द प्रोसेसेस दैट मेंटेन आवर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे चैप्टर जो है ये लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस दे रखे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन इतनी ज़रूरी नहीं है हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। मतलब बिना रिप्रोडक्शन पे हम जिंदा रह सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि हम अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ा सकें। तो हम सिर्फ अभी इन 4 की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जब हम शुरू करते हैं इन सभी को, तो तो न्यूट्रिशन होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन is the science that interprets the nutrients and other substances in food in relation to maintenance, growth, reproduction, health, and disease of an organism. It includes food intake, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. तो हमने पढ़ लिया। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, तो अब इसको सिंपल वे में समझते हैं। न्यूट्रिशन स्टडी है, मतलब हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोले तो स्टडी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि मतलब हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे पचाती है, एब्जॉर्ब करती है, यूज में लाती है, अपने क्या क्या यूज करती है उसका। ये क्या होता है न्यूट्रिशन। अब मतलब जैसे कि खाने को पचाना, खाने को तोड़ना, सिंपल सब्सटेंसेस में सिंपल फॉर्म में करना उसको, ये क्या होता है न्यूट्रिशन। तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक और तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ते हैं सबके बारे में। तो वैसे तो ये इंट्रोडक्टरी है, लेकिन फिर भी ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। मतलब अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। मतलब बनाना वैसा तरह का नहीं हो गया, मतलब वो एनर्जी जो होता है वो खुद बनाते हैं अपनी। मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, किसी और को नहीं खाते, मतलब किसी और को नहीं लेते। वो खुद ही खाना बनाते हैं और खुद उसके उपयोग करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे तरह के पौधे या भी पौधे, सभी हरे रंग के पौधे हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी सनलाइट के हेल्प से। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा हेटरोट्रॉफिक ना। तो अब जो हेटरोट्रॉफिक है इसका मतलब ये है कि किसी और पे डिपेंडेंट होना, किसी और को अपना वो फूड बनाना। जैसे कि अब हम इंसान हैं, हम या तो सब्जी खाएंगे या फिर नॉन वेज खाएंगे। तो अगर हम सब्जी खाएं तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है इसमें, और नॉन वेज खाएं तब हम इनडायरेक्टली भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन हम डायरेक्टली नॉन वेज पे डिपेंड है। तो ये क्या हो गया, मतलब एक अपना खाना खुद बना नहीं सकते।
मैकेनिकल रिएक्शन होती है खाना बनाने के लिए, वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पौधे कर पाते तभी वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और हम हेटरोट्रॉप्स। तो अब हम देखते हैं हमारे तीसरे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, वो है होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है? ये कहता है कि सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ कर जाना और उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और एक्सक्रीट जो होता है वो बाहर निकाल देना, वो क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि अमीबा सूडोपोडा की हेल्प से जो सॉलिड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, उनको इंगल्फ करता है, निगलता है और उसको अपने वैक्यूल्स में डालकर केमिकल रिएक्शन करके उस खाने को पचाता है और उस पचाने वाले उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम ने पढ़ लिए तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो लोग कॉमनली कहते हैं रेस्पिरेशन होता है सांस लेना। हाँ, ये कॉमनली तो वैसे ठीक ही है लोकली में, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही होता है। चलो हम देखते हैं इसका मतलब होता क्या है। हाँ, तो रेस्पिरेशन is the biochemical process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water, and ATP, the currency of energy in cell. Note: the number of oxygen, carbon dioxide, and water molecules involved in each turn of the processes. हाँ, तो अब रेस्पिरेशन ये हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब इसी थोड़े इजी वे में समझते हैं। रेस्पिरेशन सबसे सिंपल वे में कहा जाता है कि breaking down of complex substance, breaking down of glucose into energy is known as respiration by help of intaking oxygen and outgiving carbon dioxide। तो जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो जो ऑक्सीजन की मदद से जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है और उसमें एटीपी रिलीज करता है। एटीपी करेंसी, मतलब एटीपी जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ये एटीपी होती है वो हमारी एनर्जी का काम करता है, हमें एनर्जी देता है उठने को, बैठने को, लड़ने को, भागने को, ये एटीपी करवाता है। इसलिए इसको कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल। तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन होता क्या है। अब इसके देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो सिंपल सी चीज़ है, रिएक्टेंट तो होगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें जो पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, ऑक्सीजन उसको मिलती है रेस्ट करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग से हमारी बॉडी की एक छोटी सी सेल के पास कैसे पहुंचेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें मेन लीड रोल में कौन होता है? अब हम देखते हैं। इसमें मेन लीड रोल में होता है ब्लड जो होता है वो पोस्टमैन की तरह समझ लीजिए हैं। पोस्ट में जैसे कि चिट्ठियाँ पहुँचाता है, वैसे हमारा ब्लड हमारे हर सेल में ऑक्सीजन को पहुँचाता है। तो लेकिन इस पोस्टमैन के पास थैली में चिट्ठियाँ नहीं बल्कि ऑक्सीजन होता है। तो ये ब्लड पहुँचाता कैसे है, हमें देखते हैं। हाँ, तो अब हम पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है एक बुकी लैंग्वेज में, मतलब एग्जाम में आ जाए तो हम लिखेंगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन। तो हम देखते हैं। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज should be transported in the body of plants and animals. The waste material or excretory product should also move to the region of excretion.
हाँ, तो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो अब इसको समझते हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे चैप्टर में बता भी रखा है कि जैसे कि अब बायोलॉजी में देखा जाए तो हमें पता रखा हुआ है कि जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को, वाटर मिनरल्स को हमारे हर सेल के पास पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहता है। और क्या सेल के अंदर, तो उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाना एक्सक्रीटरी साइट के पास, जहाँ से वो एक्सक्रीशन हो जाए वहाँ पे, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है। तो अब हमारी इतनी विशाल काय शरीर, हमारा मतलब इतना, हमारी बॉडी अगर हम देखा जाए सेल के उस बेसिस पे, बेसिस ऑफ सेल्स, तो बहुत बड़ी है हमारी बॉडी देखने में। तो अगर हम देखें तो इसमें इतने आसानी से कैसे हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेन जो है एकदम, वो है हार्ट। मतलब उसका काम क्या होता है। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हम सभी जानते हैं। हार्ट पंप करता है, एक पंपिंग सेक्शन है हमारी बॉडी का, पंप करने के लिए वो उपयोग होता है। मतलब पावर लगाता है, एनर्जी लगाता है, जिससे कि ब्लड को फोर्स मिलता है, एक जिस फोर्स से वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रैवल कर पाता है। तो अब ये पंप तो करेगा हार्ट। हार्ट तो क्या हमारे खून ऐसे बहता रहता है? नहीं, हमारे शरीर में नसें होती हैं। अब वो नसें, उसको क्या बोलते हैं? वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? द वेसल्स दैट कैरीज ब्लड इन आवर बॉडी इज नोन एज ब्लड वेसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स तो कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसके अंदर मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हार्ट से अलग जाती है, मतलब हार्ट से टू लेकर जाती है ना। जो हार्ट से टू लेकर जाती है ब्लड को, वो आर्टरी कहलाते हैं हमेशा। और वेन के बारे में पढ़ते हैं। वेन जो होती है वो टी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। टी ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब जो सेल यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन, तो मात्रा कम हो जाएगी, तो उसी तरह वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है कौन? वेन। अब देखो, हमारी वेन और आर्टरी हार्ट के पास से ले जाती हैं, हार्ट पंप करते रहता है, तो इनकी वॉल्स कहीं ना जाए, मतलब वो बड़े बड़े होते हैं ना, खून सारा थोड़ा कि पतले पतले में जाएगा खून, तो बहुत सारी बहुत मोटी मोटी नसें होती हैं हमारी। तो अब वो जो नसें होती है, वो मान लो लीवर में जाना है उसको, तो लीवर में जाने के लिए उसके पास वो पूरी तो खुश नहीं सकती, क्योंकि इतनी मोटी हैं वो, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। तो उन हिस्सों को कहते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो होती हैं वो थिन लेयर, एकदम थिन होती हैं, पतली पतली होती हैं, जिससे जो खून हमारा होता है वो ऑर्गन में जा सकता है, ब्लड जो होता है हमारा वो ऑर्गन में जाके पहुंच सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इमेज द्वारा कैसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वेसल से होते हैं, हम एक इमेज द्वारा पढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देख सकते हैं कि जो लाल वाली हैं वो ऑक्सीनेटेड कैरिकर क्या है, मतलब ये हार्ट से आती हैं, मतलब हार्ट से हमारे दिल से टू ले जाती हैं ये वे, जो ये वेसल्स होती हैं। और ये देखो दूसरे नीले रंग की है एकदम, जो नीले रंग की वो टी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसमें लिख रखा है टू हार्ट, मतलब ये हमारी दिल की ओर ले जाती है, मतलब दिल के पास ले जाती है ये, हार्ट के पास हमारे। आप देख सकते हो इन दोनों से वेसल से पतली पतली वेसल्स निकल रही है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज, जो कि ऑर्गन्स के अंदर जाती है ताकि वो ऑर्गन में घुस सकें। ठीक है, तो ये हमने वेसल के बारे में तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं हार्ट के बारे में भी। तो अब हम देखते हैं हार्ट हमारा जो है वो 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड मतलब इसके अंदर 4 चैम्बर्ड है हमारा हार्ट। तो अब हम देखते हैं, पहले चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, दूसरे को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरे को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और चौथे को बोलते हैं राइट एंट्रियम। तो हाँ, अब हम आने वाली वीडियो में हम देखेंगे हार्ट के बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो अगर हमने खाना खा लिया, खाना पचा लिया, और खाने से हमने एटीपी प्रोड्यूस कर दी,
और उसको वापस से हमने एब्जॉर्ब भी कर लिया सब कुछ। तो लेकिन अगर हमने इसको जो वेस्ट मटेरियल है उसका अगर हमने निकाला नहीं, हमने इसको बाहर नहीं निकाला, तो हमारी बॉडी में पॉइजन एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब इकट्ठा होने लगेगा और हमें डेथ हो सकती है। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो अगर हम निकालेंगे नहीं तो हमारी लाइफ तो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिससे कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो इंटेस्टाइन्स के बाद वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको वो बाहर निकाल देती है। तब हम आगे देखते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। हाँ, तो excretion is a process by which metabolic waste is eliminated from an organism. In vertebrates, this is primarily carried out of by lungs, kidney, and skin. This is in the contrast with secretion, where the substance may have specific task after leaving the cell. Excretion is an essential process in all form of life. तो इसमें अब हम थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि एक्सक्रीशन होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है तो बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन कहलाता है। इस प्रोसेस का मतलब यही है कि मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर जाके हम निकाल देते हैं, टेक आउट कर देते हैं उसका। तो वो क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होगी प्रोसेस तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा और पॉइजनस बन जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम एक फिगर से देखते हैं इस प्रोसेस को समझने में थोड़ा और। हाँ, तो अब हम देख सकते हैं इस फिगर में कि इसमें मेन चीज़ क्या क्या है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, इसमें यूरेथ्रा दिख रहा है हमको, और ये जो वेसल्स आ रही हैं, ये पाइप सी, ये। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया था, थोड़ा समझ लिया था। तो जो हमारा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो मतलब यूज हो चुका होता है, वो आता है और किडनी में चला जाता है। तो किडनीज में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स यूनिट ऑफ किडनी कहलाता है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो छन्नी जैसे होते हैं जो छान देते हैं ब्लड को, और उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा शुगर हो गई, कुछ वेस्टेज हुआ, उस वेस्ट मटेरियल हुआ तो वो निकाल देते हैं, वो उसको अलग कर देते हैं, और वो जो जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। वहाँ स्टोर होकर वो यूरेथ्रा के जरिए हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, टेक आउट हो जाता है, और इससे हमारा एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे देख, अब हमने पढ़ लिया ये सब चैप्टर पूरा, हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन इसका कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, हमने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है, और हम अब आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को, और हर एक टॉपिक को, हर एक प्रोसेस को एक ब्रीफली नज़रिए से हम पढ़ेंगे। तो अब हम आगे अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, और सबको मैं लॉकडाउन में घर पे रहने की सलाह देता हूँ। स्टे होम, स्टे हेल्दी, एंड स्कॉलर बनना है सभी को प्रतिभा स्कूल का नाम रोशन करना है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स।